सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है रजत परमार और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है आज दिन है बुधवार और बुधवार के दिन जैसा कि हमने आपसे कहा था हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। आज बुधवार के दिन हम हिंदी पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी मातृभाषा है, जो कि हमारी राजभाषा भी है। ठीक, और हिंदी के अंदर जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं शुरुआत में उसका नाम है भाषा और व्याकरण। कि भाई आज भाषा की बात करेंगे और साथ ही साथ करेंगे व्याकरण की बात। तो भाषा और व्याकरण जो कि हमारा पहला पाठ आप कह सकते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाषा की कि भाई भाषा क्या है। आप सभी जानते हैं, जैसे कल मैंने इंग्लिश के वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं भाषा की। सबसे पहले अगर भाषा की बात करें कि भाई भाषा क्या है। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है। कि भाषा शब्द जो है संस्कृत की भाष धातु से बना है और भाष धातु का अर्थ होता है बोलना। अर्थात हम अपने मुख से जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी प्रकट करते हैं किसी अभिप्राय से, किसी को समझाने के लिए, वह सब की सब भाषा है। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। भाई सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि भाषा हमारे संप्रेषण का साधन है और मन के विचारों को जिस भी माध्यम से, चाहे वो लिखकर हो चाहे बोलकर हो, यदि हम व्यक्त कर पा रहे हैं तो वह सभी भाषा कहलाएगा। अभी हमने देखा कि भाई भाषा जो है संस्कृत की भाष धातु से बना है। संस्कृत की भाष धातु जिसका अर्थ है बोलना। जो कुछ भी हम अपने मुख से बोलते हैं या किसी को समझाने का प्रयास करते हैं तो भाई वो सब भाषा है। भाषा में हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या हम कहें कि भाई अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हमने साथियों समझा कि भाई भाषा क्या है। अब हमारे देश में हमारी हिंदी भाषा की स्थिति की बात करते हैं कि भाई आपको मालूम होगा कि हमारे देश के लगभग 70% भाग में हिंदी बोली जाती है। ठीक, अगर हिंदी की बात करें जो कि हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, साथ ही साथ अगर हम कहें कि भाई हिंदी हमारी राजभाषा भी है। राजभाषा का अर्थ है कि भाई जिसमें सरकारी कामकाज होता है, यानी राजभाषा जो है सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। ठीक, अब कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं कि भाई हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी की अगर बात की जाए राष्ट्रभाषा के संदर्भ में कि भाई हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है हमारे संविधान द्वारा नहीं दिया गया है। अगर आप एक छोटी सी परिभाषा के तौर पर जाएं कि भाई राष्ट्रभाषा होती क्या है, तो राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी देश में सर्वाधिक बोली जाती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि भाई
70% भाग में हिंदी बोली जाती है, तो उस हिसाब से हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। लेकिन राष्ट्रभाषा के दर्जे के लिए या किसी भी राष्ट्र प्रतीक के लिए संविधान से दर्जा प्राप्त होना आवश्यक है, जबकि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है संविधान द्वारा नहीं दिया गया है। संविधान में इसका अभी कोई प्रावधान नहीं है, जिस कारण हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक, आप ये बात ध्यान रखेंगे। यदि कभी आपको प्रश्न आ जाता है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, तो आपको कई ऑप्शन मिल सकते हैं कि भाई हिंदी है, संस्कृत है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो भाई संविधान के अनुसार हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि इसे अभी तक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। भाई क्यों नहीं हुआ है दर्जा प्राप्त? कि हमारे देश में तो भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। अब अगर बात करें इसी संविधान की कि भाई भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो सभी भाषाओं में एक विवाद चलता रहता है कि भाई हिंदी को ही राष्ट्रभाषा क्यों बनाए? हमारी भाषा तेलुगु को क्यों नहीं, तमिल को क्यों नहीं, गुजराती को क्यों नहीं, मराठी को क्यों नहीं? तो भाई संविधान ने हिंदी को अभी तक इसी चक्कर में, इसी विवाद के चलते राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। लेकिन संविधान के अनुसार हमारे देश में 22 भाषाओं को, कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगर संविधान की बात करें तो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 22 भाषाओं को संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त है। ठीक, यदि आपको प्रश्न आता है कि भाई संविधान द्वारा भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो आपका उत्तर होगा 22 भाषाओं। ठीक, हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है। भाई जैसे ये मेरी भाषा है तो मातृभाषा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बोली जा रही है, तो मातृभाषा हम कह सकते हैं। वैसे मातृभाषा का अर्थ वह होता है कि भाई हम अपनी माँ से जो भाषा सीखते हैं, जो अपने परिवार से सीखते हैं, तो भाई कह सकते हैं कि लगभग 70% भाग में अगर हिंदी बोली जा रही है तो मातृभाषा मुख्य रूप से यही हुई। अगर मैं अपनी बात करूं, और ज्यादातर लोग जो देख रहे होंगे मुझे कि भाई उनकी मातृभाषा ज्यादातर क्या है, हिंदी, तो हिंदी को हम मातृभाषा कह सकते हैं, और साथ ही साथ कह सकते हैं राजभाषा। राजभाषा का जो दर्जा है, हिंदी को संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 के दिन, 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, यानी सरकारी कामकाज की भाषा घोषित किया गया। इसीलिए आपको मालूम होगा कि 14 सितंबर के दिन ही हम मनाते हैं हिंदी दिवस। भारतीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर के दिन ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 को संविधान द्वारा इसे राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा। उम्मीद करता हूं यहां तक की जानकारी आपको समझ आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने सीखा कि भाई संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये कौन सी 22 भाषाएं हैं, ये किन किन राज्यों में बोली जाती हैं, और इनकी लिपि क्या है, इनके बारे में भी एक वीडियो मैं आपको जरूर बनाऊंगा, और इन 22 भाषाओं को लेकर के मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। साथियों, उम्मीद है यहां तक की जानकारी आपको समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं भाषा के रूप की। भाई कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के अगर रूप की बात की जाए तो मुख्य रूप से आपके 2 होते हैं भाषा के, जो आपको मालूम होगा कि भाई पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो मुख द्वारा बोली जाती है, और दूसरा जो भाग है वो है लिखित भाषा, यानी जो लिखकर प्रकट की जाती है। ठीक, भाषा के अगर रूप की बात की जाए तो मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा जो मुख द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, और दूसरा है लिखित भाषा जो आप लिखकर प्रकट करेंगे। ठीक, इसके अलावा सांकेतिक भाषा भी एक प्रकार है जो संकेतों के माध्यम से आप प्रस्तुत करते हैं या व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो मुख्य रूप से आपके इसके 2 रूप होते हैं, जो है मौखिक भाषा
एवं लिखित भाषा। मौखिक भाषा को लिखित भाषा का अगर स्वरूप देना है तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है लिपि का। मौखिक भाषा को यदि लिखित रूप देना है तो लिपि का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक। और यदि हम बात करें हमारी हिंदी भाषा की लिपि की, तो जो हिंदी भाषा की लिपि है, अगर बात करें हिंदी भाषा की जो लिपि है, वो आप सभी को ज्ञात होगा साथियों कि देवनागरी लिपि हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक। अब आप सोचेंगे कि भाई लिपि क्या होता है, तो भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा या जिस भी साधन द्वारा लिखित रूप में प्रकट किया जाता है वही कहलाता है आपका लिपि। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। ठीक। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अगर संस्कृत भाषा की बात करें तो वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की कुछ छोटी छोटी सी विशेषताएं हैं, जैसे कि देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक। क्या आप ऐसी किसी भाषा का नाम जानते हैं जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है? आप बिल्कुल सही पहचान गए होंगे, वह भाषा है उर्दू। अगर आपने कभी उर्दू भाषा को लिखित रूप में देखा होगा तो आप पाते हैं कि भाई वो दाएं से बाएं की तरफ चलती है, जबकि हिंदी भाषा हमारी बाएं से दाएं की तरफ चलती है। ठीक। तो लिपि के द्वारा किसी भी भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है, वही है आपकी लिपि। और हिंदी भाषा की अगर बात करें तो हिंदी भाषा की दोस्तों लिपि है देवनागरी लिपि। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाषा के अंगों की। ठीक। या कहेंगे भाषा की इकाइयों की। यदि बात करें भाषा के अंगों की कि भाई भाषा के अंग कितने होते हैं, तो आपको मालूम होगा कि भाई भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। अब ये 5 अंग कौन कौन से हैं, इनके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। तो आपको मालूम होगा कि भाई सबसे पहला अंग है ध्वनि। ठीक। कि भाई मुख से हम जो कुछ भी बोलते हैं वह सब ध्वनि है। कि भाई कुछ भी स्वर ताल लगा रहे हैं, जैसे सा रे गा मा, तो कुछ ना कुछ तो मुख से आवाज आ रही है, तो वही है आपकी ध्वनि। ठीक। अगर दूसरे अंग की बात करें तो दूसरा जो अंग है वो है आपका वर्ण। ठीक। कि भाई ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक। जैसे जो भी वर्ण आप बोलते हैं, जैसे छोटा आ, ठीक, छोटी ई, ठीक, का से कबूतर, खा से खरगोश, इनके भी और खंड हो जाते हैं। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके अधिक खंडों में नहीं बांटा जा सकता, वही है आपकी वर्ण, या वही है आपका वर्ण। अब जब बात करते हैं तीसरे अंग की, तो तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वह है आपका शब्द। देखिए, जब ध्वनि मुख से निकलती है तो बनते हैं वर्ण। जब वर्णों को सार्थक रूप से इकट्ठा कर दिया जाए, उनका जब समूह बनता है और वो कुछ ना कुछ आपको अर्थ प्रदान करें या अर्थ प्रकट करें, तो वही हो जाते हैं आपके शब्द। यानी वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह को हम कहते हैं शब्द। जैसे सार्थक समूह कैसे, कि भाई उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। ठीक। यदि मैं कुछ लिख दूं, जैसे कि कोई 3 मैं वर्ण लेता हूं, क, स, म, यदि मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, ठीक, इनका एक समूह बना देता हूं और इससे कुछ ना कुछ सार्थक शब्द निकल के आता है, तब वह आपका शब्द कहलाएगा। जैसे क, स, म, इनको जोड़ा तो बन गया कसम। ठीक। कि भाई कसम, बात बात पे बचपन में हम लोग कसम खाते थे कि भाई विद्या रानी की कसम, मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक। भगवान की कसम सबसे ज्यादा खाते थे कि भाई भगवान की कसम, पता है भाई भगवान तो मर रहे नहीं है। और जब बात आती थी कि भैया मम्मी की कसम खा जा, पिताजी की कसम खा जा, तो भाई कोई नहीं खाता था। ठीक। या कुछ लोग आपने होशियार भी देखे होंगे,
वो सोचते थे कि भाई चलो खा लेता हूं और ऐसे करके अंटी वंटी मार लेता हूं। फिर उसे चेक किया जाता था, भाई इसने अंटी वगैरह तो नहीं मार रखी, कसम खा रहा है। तो वो होशियार और बनते थे तो कई पैर की अंटी वंटी मार लेते थे, कुछ नहीं है तो दोनों पैर टेढ़े करके बैठ जाते थे। तो भाई यहाँ जैसे समझाने का तात्पर्य मेरा ये है कि कसम, इनको मिलाकर के एक शब्द बनता है कसम, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। कसम का अर्थ आप जानते हैं। यदि मैं इसकी जगह पर कुछ अन्य शब्द लिख देता, जैसे कि इसी को उल्टा सीधा कर दूं, मकस, ठीक, अब मकस का कुछ सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा, तो वही 3 वर्ण, लेकिन ये भी समूह है और वर्णों का, लेकिन इसमें कुछ सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये आपका शब्द नहीं कहलाएगा, शब्द आपका ये कहलाएगा। ठीक, कि भाई आपका जो शब्द है वो वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है। तो भाषा की सबसे पहली जो इकाई है आपका या अंग है वो है ध्वनि। मुख से निकलने वाली कुछ भी आवाज है वही ध्वनि है। फिर दूसरा जो अंग है वह है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण कहलाती है, जिसके अधिक खंड नहीं किए जा सकते। और अगर बात करें भाषा के तीसरे अंग की, जो कि है शब्द, यानी वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ निकल कर आना चाहिए, जिसका कुछ मतलब समझ में आना चाहिए। तो साथियों, उम्मीद है इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, अभी आपने समझा कि भाई भाषा के 5 अंग होते हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द, 3 हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं चौथे और 5वें अंग की। यदि चौथे अंग की मैं बात करूं तो चौथा जो अंग है वह है आपका पद। और अगर 5वें अंग की बात करूं, जिसे आप जानते ही होंगे, वह है आपका वाक्य। ठीक, इन दोनों को साथ में समझते हैं। ठीक, कि भाई वाक्य आप जानते ही हैं, शब्दों का सार्थक समूह, ठीक, वही आपका वाक्य कहलाता है। ठीक, जैसे कि भाई कुछ शब्दों को जोड़ दिया जाए और उससे कुछ अर्थ प्रकट हो रहा हो तो वह आपका वाक्य है, और ये शब्दों का समूह होता है। जैसे राम पढ़ने जा रहा है। ठीक, कि राम पढ़ने जा रहा है, ये शब्दों का समूह है और इसका कुछ ना कुछ अर्थ समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई इनको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जाए कि भाई जैसे राम पढ़ने जा रहा है, इसकी जगह अगर मैं लिख दूं जा पढ़ने राम रहा है, तो क्या ये वाक्य होगा? बिल्कुल सही कि भाई ये वाक्य नहीं होगा, क्योंकि इसका भी वाक्य का अर्थ है कि भाई शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का समूह हो और वो भी सार्थक हो, कि भाई उसका कुछ अर्थ निकल करके आए। ठीक, अब बात करते हैं पद की। आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले वाक्य को बता दिया, पहले पद क्यों नहीं बता दिया? तो पद, जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वो बन जाते हैं पद। कि भाई जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, ठीक, प्रयुक्त हो जाए, ठीक, तब जो प्रत्येक शब्द होगा वही आपका पद बन जाता है। जैसे कि यदि इस वाक्य की बात करें, अब इसमें कितने शब्द हैं? राम पढ़ने जा रहा है, यहां आपके 5 शब्द देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अगर ये अकेले थे तब ये शब्द थे, लेकिन अब ये एक वाक्य का हिस्सा बन गए, तो ये सभी के सभी, जैसे राम, ठीक, पढ़ने जा रहा है, अब ये सभी के सभी शब्द जो हैं पद बन गए। तो पद जब शब्द क्या है वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जब वो वाक्य का हिस्सा बन जाता है, तो वही शब्द आपका पद कहलाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि भाई भाषा के होते हैं 5 अंग, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये जानकारी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, इतनी जानकारी शायद आपको समझ आई होगी और उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ना कुछ इसमें अभी सीखे होंगे।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें, जिससे और लोगों को भी ये जानकारी साथ में मिलती रहे। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि भाई भाषा और बोली में अंतर क्या है। ठीक, भाषा और बोली में अंतर समझ लेते हैं कि भाई बोली भी सुना है, भाषा भी सुना है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई एक बड़े भूभाग पर, जो बड़े भूभाग पर बोली जाती है, यानी बड़ा हिस्सा होगा, ठीक, बड़े भूभाग पर भाषा बोली जाती है, भाषा का प्रयोग होता है। ठीक, प्रयोग होता है। ठीक, कि भाई अगर एक बड़े भूभाग पर बोली जा रही है तो वह भाषा है। कई भाषाओं के नाम जैसे आपने सुने होंगे, जैसे हिंदी जो हमारी मातृभाषा राजभाषा है, ठीक, अंग्रेजी, ठीक, इसी के साथ मराठी, ये बड़े भूभाग पर बोली जा रही है और अन्य कई भाषाएं होती हैं। ठीक, यदि किसी भाषा के कई रूप विकसित हो जाते हैं, या कहें कि भाई भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है, भाषा का क्षेत्रीय रूप, वही आपका है बोली। कि भाई भाषा बड़े भूभाग पर बोली जाती है और बोली जो है भाषा का क्षेत्रीय रूप। ठीक, कि जब भाषा बड़े भूभाग पर बोली जाती है तो क्षेत्र के हिसाब से उसके कई रूप विकसित हो जाते हैं। जैसे अगर हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी भाषा एक बड़े भूभाग पर बोली जाती है और हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं, कई बोलियां हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण की बात करें, हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख बोलियां जैसे अवधी, भोजपुरी, ठीक, इसी के साथ कुमाऊनी, ठीक, आदि अन्य बोलियां। ये क्या है, हिंदी का जो विस्तृत रूप है हिंदी भाषा का, क्षेत्र विशेष के हिसाब से क्या है, अलग अलग इसके रूप, क्षेत्रीय रूप बढ़ चुके हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं बोली। यदि भाषा की बात करें तो ये बड़े भूभाग पर बोली जाती है, ठीक, और अगर बोली की बात करें तो भाषा का क्षेत्रीय रूप जो होता है वही होता है आपका बोली। उम्मीद है इतनी जानकारी अभी तक आपको समझ में आई होगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों, अब हम बात करने वाले हैं व्याकरण की। ठीक, कि भाई भाषा की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी व्याकरण की, कि इसमें आपका क्या हिस्सा हमें देखने को मिलेगा और भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है। आपको पता ही होगा कि भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध है। भाई हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। जैसा कि अंग्रेजी की कक्षा में भी मैंने आपको बताया था कि भाई व्याकरण जो है वो किसी भी भाषा को हमें शुद्ध रूप में लिखना या बोलना सिखाता है। ठीक, तो व्याकरण और भाषा का हम कह सकते हैं कि घनिष्ठ संबंध है। प्यास लग रही है, जरा पानी पी लेता हूं। पानी का लेकर के फिर से हाजिर है। तो भाई आपको मैंने बताया कि भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध होता है और किसी भी भाषा के नियमों का जो ज्ञान कराता है वो हमें व्याकरण ही कराता है। या हम कह सकते हैं कि भाई व्याकरण जो है, व्याकरण वह शास्त्र है, ठीक, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। साथियों, नियमों का ज्ञान कराता है। ठीक, ये छोटी सी आप डेफिनेशन नोट भी कर सकते हैं कि भाई व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। और जब आप किसी भाषा का व्याकरण जानते हैं तो आप उस भाषा का सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से प्रयोग करना जानते हैं या उसको लिखना अच्छे तरीके से जान पाएंगे। ठीक भाई, ये था आपका व्याकरण। अब अगर बात करें व्याकरण के अंगों की, ठीक, कि भाई व्याकरण के अंग कितने होते हैं या उसके पार्ट्स कितने हैं,
भाई व्याकरण तो बहुत बड़ा हिस्सा है, तो मुख्य रूप से इसके 3 अंग हैं जिनके बारे में हम आगे की वीडियोस में पढ़ाई करेंगे। भाई जो 3 अंग हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि भाई पहला जो अंग है वह है आपका वर्ण विचार। ठीक, कि भाई इसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं कि भाई वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, फिर वर्णों के अंदर भी उनके प्रकार देखने को मिलते हैं, मौखिक ध्वनियां किस प्रकार की होती हैं, कौन सा वर्ण किस प्रकार की ध्वनि हमको उत्पन्न करता है, तो ये सारी जानकारी हम वर्णों के अंदर पढ़ते हैं। ठीक, यदि दूसरे अंग की बात करें तो दूसरा जो अंग है वह है आपका शब्द विचार। ठीक, कि इसमें शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं और हिंदी में हम पढ़ते हैं शब्द विचार, कि भाई संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, ये सभी चीजें क्या हैं, शब्दों के बारे में जानकारी देती हैं, तो ये सब शब्द विचार का हिस्सा है। ठीक, अब अगर बात करें तीसरे अंग की, तो तीसरा जो अंग है वह है वाक्य विचार, कि भाई वाक्यों की भी जानकारी होनी चाहिए, विराम चिन्हों का वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग होता है, कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कि भाई अर्थ के आधार पर आपने सुना होगा 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और अन्य भी वाक्यों की बात करेंगे कि वाक्यों की संरचना कैसे होती है, वाक्यों का इस्तेमाल कैसे होता है, जो विराम चिन्ह होते हैं वो वाक्य विचार में किस प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, तो साथियों अभी हमने सीखा कि व्याकरण क्या है, कि भाई व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। साथ ही साथ हमने सीखा कि व्याकरण के अंग कितने हैं, किन चीजों के अंदर व्याकरण आपका सिमटा हुआ है या कह सकते हैं कि भाई फैला हुआ है। तो आपके व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों अंगों के लिए आगामी समय में हम जरूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे और सभी के लिए बारी बारी से विस्तृत आपकी व्याख्या इन चीजों की हम आपको करेंगे। ठीक, तो आने वाली वीडियोस में हम आगे का ग्रामर पढ़ेंगे, और इतना जो मैंने अभी आपको जानकारी बताई है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे की जानकारी हम अगले वीडियोस में प्राप्त करेंगे। तो साथियों ये था हमारा हिंदी का आज का पहला वीडियो, जिसमें हमने आपको भाषा और व्याकरण की सामान्य जानकारी देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ और लोगों को भी शेयर करें, जिससे सभी को ये सामान्य जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगामी समय में जो भी वीडियोस होंगे आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ठीक, अब वक्त है विदा लेने का। उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।